नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम बिजोलिया के किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी बिजोलिया के किसान आंदोलन के नाम से तो अवश्य ही परिचित होता है, अधिक जानकारी भले ही ना रखता हो। ये ऐसा आंदोलन था जिसने बिजोलिया को प्रसिद्ध बनाया, मेवाड़ को प्रसिद्ध बनाया, राजस्थान को प्रसिद्ध बनाया, जिसको अपने समकालीन रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति से जोड़कर भी देखा गया। लेकिन असल में यह एक ऐसा आंदोलन था जिसकी कार्यप्रणाली अहिंसक थी। इसे महात्मा गांधी का समर्थन मिला और बिजोलिया में किसान आंदोलन के चलने के साथ साथ गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी किया गया और राजस्थान में खादी का पहला प्रयोग बिजोलिया में हुआ। राजस्थान में हुए किसान आंदोलनों में यह सबसे अधिक प्राचीन था और सर्वाधिक लंबे समय तक चला। 1897 में इसका प्रारंभ मानते हैं और 1841 में जाकर यह समाप्त हुआ। इस प्रकार बिजोलिया का किसान आंदोलन अनेक दृष्टिकोणों से एक लैंडमार्क था। बिजोलिया के किसान आंदोलन के ऊपर हम 3 व्याख्यान करेंगे। 1897 से 1915 प्रथम व्याख्यान, 1915 से 1923 दूसरा व्याख्यान और 1923 से 1941 तीसरा व्याख्यान। आज के व्याख्यान में हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। स्पेसिफिकली बिजोलिया के किसान आंदोलन पर आए उससे पहले ये जरूरी है कि हम किसान किस कारण से राज्य का प्रतिरोध करने के लिए उतारू हुए उस पर एक दृष्टिपात करना चाहिए। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, भले ही वो बिजोलिया के संदर्भ में हो या समस्त राजस्थान के दूसरे राज्यों में हुए किसान आंदोलन जो बाद में उत्पन्न हुए के पीछे क्या कारण थे। इसे समझने के लिए राजस्थान की देसी रियासतों के ब्रिटिश सत्ता के साथ संबंधों को समझना होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन ब्रिटिश काल में हुए, इसलिए ब्रिटिश सत्ता के स्थापना से इनका उद्भव के कारण जोड़कर देखे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति का तो परित्याग कर दिया, लेकिन 1857 के पश्चात और खास तौर से 1870 के पश्चात देसी रियासतों का ब्रिटिश भारत के साथ प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण करने की नीति अपनाई। इसका तात्पर्य यह था कि देसी रियासतों के प्रशासन को आधुनिक बनाया जाना था, उसका मानकीकरण किया जाना था, जिसके पीछे ब्रिटिश ताज का यह उद्देश्य था कि यहाँ का शासन ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए लाभदायक हो। लेकिन जनता के लिए लाभदायक होने की बजाय वह एक थोपी हुई व्यवस्था होने के कारण उसने यहाँ के प्रशासन में और फलस्वरूप लोगों के जीवन में ऐसे विरोध उत्पन्न कर दिए जो ना देसी थे पूरी तरह और ना विदेशी थे।
और जिनका दुष्परिणाम जनता को भोगना पड़ा। किसान आंदोलन के संदर्भ में भी ये बिल्कुल सही है। जो नए भू राजस्व बंदोबस्त ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन राजपूताना की देशी रियासतों में लागू किए गए, उनके पीछे मुख्य वृत्ति यह थी कि भू राजस्व को प्रति बीघा लिए जाने वाले मुद्रा के रूप में, भू राजस्व के रूप में आकलित कर दिया जाए। यानी अब तक जो भू राजस्व वस्तु के रूप में लिया जाता था, वह अब मुद्रा के रूप में लिया जाना था। इससे किसानों को किसानों पर मुद्रा जुटाने का दबाव बढ़ा। यह मुद्रा जुटाने का दबाव दूसरे अनेक रूपों में भी बढ़ा, क्योंकि राजाओं के ऊपर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाने वाले सालाना रेवेन्यू के रूप में लगान की एक बड़ी राशि की जरूरत थी, जो उन्हें जागीरदारों से मिलती थी और जागीरदार किसानों से प्राप्त करते थे। यह आर्थिक दबाव राजाओं पर भी बढ़ा, जागीरदारों पर भी, और फलस्वरूप जनता पर बढ़ा। इस आर्थिक दबाव को झेलने के लिए न केवल भू राजस्व को कैश में यानी मुद्रा में परिवर्तित किया गया, वरन ऐसे लाग बागें लगाई गई जो कि स्थानीय स्तर पर बिना राजा की अनुमति के सामंतों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा लगा दी जाती थी। और उन लाग बागों की संख्या बहुत अधिक थी। किसी जागीर में उनकी संख्या 100 तक हो सकती थी। इसके अलावा किसानों को ऐसा श्रम करना पड़ता था अनेक अवसरों पर जागीरदारों, जमींदारों तथा राजा के प्रति, जिसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था और जिसे बेगार कहा जाता था। इस तरह से राजस्थान की जनता भारी भू राजस्व, लाग बाग और बेगार के बोझ के तले दबी हुई थी। यह बोझ जनता के ऊपर उस समय और अधिक बढ़ जाता था, जबकि इन लाग बागों के लगाने के पीछे सामंतों की विलासिता की प्रवृत्ति काम करती थी। यह माना जाता है कि ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ होने के पश्चात सामंतों की विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसके लिए पैसे की जरूरत थी, और वह पैसा जनता से आना था, जो कि मुख्य रूप से किसान थी। आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ साथ भूमि पर दबाव इस रूप में भी बढ़ा कि उद्योगों का विनाश हुआ और वहां से निकले हुए लोग कृषि पर निर्भर करने लगे। इस तरह से कृषि पर भी जनसंख्या का दबाव बढ़ा। इन सब दबावों के फलस्वरूप जबकि किसान विरोध करने के लिए तैयार होते थे, उस समय एक ऐसा फैक्टर था जो उन्हें उनके विरोध को ताकत देता था। वह यह था कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर एक ही जाति के कृषक निवास करते थे। जैसे कि शेखावाटी क्षेत्र में जाटों की बहुलता थी, बिजोलिया क्षेत्र में धाकड़ किसानों की बहुलता थी, अलवर में राजपूत किसान पर्याप्त संख्या में थे। तो जब ये विरोध करने के लिए खड़े होते थे, तब इनके जातिगत संबंधों के कारण यह विरोध ताकतवर बन जाता था और अधिक प्रसारित हो जाता था। इस तरह से सार रूप में ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना के फलस्वरूप जो आर्थिक दबाव देशी रियासतों पर बढ़े, वे अंततः किसानों पर लागू हुए और उसके कारण किसान
विद्रोह करने की परिस्थिति में पहुंच गए। और इन विरोधों में पहला विरोध बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिला। बिजोलिया, जो कि आजकल के राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। इसे ऊपर माल कहा जाता था क्योंकि यह पठारी भूमि थी। ये प्रथम श्रेणी की जागीर थी मेवाड़ राज्य की, जहां पर परमार गोत्र के राजपूत जागीरदार नियुक्त हुआ करते थे। और यहाँ पर 1897 में पहली बार हमें किसानों का विरोध राजा के प्रति देखने को मिला। उसके उदय की परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए हम ये देखेंगे कि 1894 में यहाँ का जो यहाँ के जो जागीरदार थे, उनकी मृत्यु होने के पश्चात राव किशन सिंह अथवा कृष्ण सिंह नए जागीरदार बने और किसानों के प्रति उनका रवैया अधिक से अधिक पैसा उगाहने का था। इसलिए उनके शासन के दौरान, उनके जागीरदार रहने के दौरान इतनी लाग बागें पाई गई बिजोलिया में कि उनकी संख्या 84 थी। इसके अलावा किसानों को बेगार भी देनी पड़ती थी। जब किसानों को यह दबाव जरूरत से अधिक लगा, तब उन्होंने इसके बारे में महाराणा को सूचित करना उचित समझा। इससे पहले उन्हें एक मौका मिला जबकि वो गिरधरपुरा गांव में किसी मृत्यु के उपरांत हुए भोज में शामिल होने के अवसर पर मिले और उन्होंने तय किया कि इन अत्यधिक और असहनीय लाग बागों और बेगार की जानकारी उन्हें महाराणा को देनी चाहिए। और उन्हें ये उम्मीद थी कि महाराणा के हस्तक्षेप से उन्हें कुछ लाभ मिलेगा या उनकी शिकायतों का निवारण होगा या उनके कष्ट कम होंगे। इसलिए उस सभा में नानजी और ठाकरी पटेल को नियत किया गया महाराणा से मिलने के लिए भेजने के लिए। नानजी और ठाकरी पटेल उदयपुर गए, 6 महीने तक वहां रहे, लेकिन महाराणा से नहीं मिल सके, लेकिन महाराणा को तक अपनी बात पहुंचा सके और पुनः बिजोलिया आ गए। महाराणा ने एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर को इस प्रकरण की जांच करने के लिए भेजा, जिसने जानकारी जिसने जिसने इंक्वायरी करने के उपरांत अनुचित रूप से मनमाने तरीके से लगाई गई लाग बागों की सूचना महाराणा को दी। महाराणा ने जागीरदार को केवल चेतावनी दे दी, 1-2 लाग बागें घटा दी और कुछ खास कदम नहीं उठाई। महाराणा तक बात पहुंचाने का खामियाजा 2 तरह से किसानों को भुगतना पड़ा। एक तो जागीरदार ने उनसे दुश्मनी निकाली, दूसरा किसानों को यह महसूस हुआ कि राजा की बजाय स्थानीय स्तर पर ही, यानी जागीर के स्तर पर ही उन्हें कार्य करना चाहिए, जिससे संभव है कुछ सकारात्मक परिणाम निकले। इस तरह से नानजी और ठाकरी पटेल को जागीरदार के द्वारा दंडित किया गया और महाराणा के द्वारा कुछ विशेष कदम नहीं उठाने के कारण कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ा और उसने एक नई लाग लगा दी, जिसे चंवरी लाग कहा जाता था। चंवरी लाग किसानों की पुत्रियों के विवाह पर किसानों द्वारा जागीरदार को कर देने के रूप में लगाई गई। जब किसानों ने कहा कि उनके पास लाग के लिए पैसे नहीं हैं, तब कृष्ण सिंह ने बड़ा असहनीय जवाब दिया कि किसानों को अपनी बेटियों को बेचकर लाग जमा करा देनी चाहिए। फलस्वरूप किसानों ने, जिन्होंने 1-2 साल से अपनी बेटियों को अविवाहित रख छोड़ा था,
बिजोलिया से पलायन करने के लिए तैयार हो गए। जब कृष्ण सिंह ने देखा कि किसानों के पलायन कर जाने से जागीर को नुकसान होगा, तब उसने चंवरी लाग को घटाया और किसानों को पुनः बिजोलिया जागीर में रहने के लिए मनाया। और कुछ लाग बागों में कमी उसने किसानों के लिए कर दी, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चला। 1906 में किशन सिंह की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह नए जागीरदार बने और उन्होंने वो सब लाग बागों में हुई कमी को पुनः खारिज कर दिया जो 1904 में किशन सिंह के द्वारा दी गई थी। और उसने, क्योंकि उसे महाराणा को अपने उत्तराधिकार शुल्क के रूप में एक बड़ी धनराशि देनी थी, इसलिए उस पैसे की भरपाई के लिए उसने किसानों पर एक नई लाग लगा दी जिसे तलवार बंदी कहा गया। किसानों ने पुनः प्रतिरोध किया और बिजोलिया किसान आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता उभरे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। इन किसान नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने अपनी जमीन को पड़त रख दिया, यानी उसमें फसलें नहीं बोई, क्योंकि नियम यह होता था कि फसल के बोने पर ही किसान को कर देना होता था। अगर वह फसल नहीं बोता है तो वह कर देने के लिए बाध्य नहीं था। और अपने जीवन निर्वाह के लिए वो बूंदी और ग्वालियर के क्षेत्र में जाकर खेती अथवा अन्य कार्य करने लगे। इससे पुनः रियासत, जो कि बिजोलिया जागीर थी, पर आर्थिक दबाव बढ़ा। किसान नेताओं को राज्य के क्रोध का सामना करना पड़ा। फतेहकरण और ब्रह्मदेव को तो बिजोलिया की रियासत से निकाल दिया गया और साधु सीताराम दास, जो कि बिजोलिया के पुस्तकालय में नौकरी करते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन पुनः 1914 में जागीरदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, जो अभी जागीरदार थे। और नया जो जागीरदार बने केसरी सिंह, वह अल्पवयस्क थे। इसके कारण बिजोलिया की जागीर का प्रशासन मेवाड़ दरबार के अंतर्गत कोर्ट ऑफ वार्ड्स को दे दिया गया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने स्थिति को देखने के पश्चात किसानों को कुछ रियायतें दे दी, लेकिन उन रियायतों को भी बिजोलिया में लागू नहीं किया गया। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और राजाओं को वार फंड में कंट्रीब्यूट करने का निवेदन ब्रिटिश सत्ता के द्वारा किया गया। राजाओं ने इस वार फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए किसानों पर एक नया टैक्स लगा दिया, जिसे युद्ध कर या वार टैक्स कहा गया। ये 1916 में हुआ और किसान, जिनको कि अब तक कोई वास्तविक सहूलियत जागीरदार अथवा महाराणा के स्तर पर नहीं प्राप्त हुई थी, उस शोचनीय स्थिति में जबकि वार टैक्स लगाया गया, किसान पुनः उठ खड़े हुए और इस बार उनके एक नए नेता थे जिनका नाम विजय सिंह पथिक था। इस तरह से 1916 में विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने तक बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण रहा, जबकि किसानों ने अपनी मांगे, जो कि रेवेन्यू की अधिकता, लाग बागों की अधिकता तथा बेगार के विरोध को लेकर थी, को महाराणा तक पहुंचाया। केवल औपचारिक कार्यवाही करने के अलावा किसानों को कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हुआ और वार टैक्स के लगाने के पश्चात किसान पुनः विरोध में उठ खड़े हुए। इस तरह से आज के व्याख्यान में हमें विजय सिंह पथिक के
बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने तक बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन करना था। अगले व्याख्यान में हम विजय सिंह पथिक के अंतर्गत किस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन आगे बढ़ा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।